कि जिंदगी के सफर में गिरना पड़ता है, दिन हो या रात चलना पड़ता है। सपने तो देखते हैं आसमान छूने के, कि सपने तो देखते हैं आसमान छूने के, पर मिट्टी से मिलने का फन। लेकिन मेरी जिद की वजह से मैं सरकारी विद्यालय में गया, एडमिशन लिया। मैंने तुरंत बात किया, सर पूरी खुशी के साथ बोले कि विराज तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है प्रधानमंत्री जी के साथ परीक्षा पे चर्चा। आप इतने बड़े ग्लोबल लीडर हैं, तो सर आप हमसे कोई 2-3 बातें शेयर कीजिए ऐसी सर, जो लीडरशिप से आपसे संबंधित हो, जो हम बच्चों को आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण है। विराज बिहार का लड़का हो और राजनीति का सवाल न हो, ये हो ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा में बिहार के गया का विराज कुमार शामिल हुआ था और विराज गया के बुखहरनी मंदिर के पास रहता है। आज परीक्षा पे चर्चा के दौरान जब विराज के माता पिता और परिवार वालों ने उसमें कमेंट किया था कि मोदी जी ने बिहार के लोगों को तेजस्वी कहा, यानी कि बिहार के लोग बहुत खराब होते हैं। भाई उनका बोलने का नजरिया देखो। पीएम सर के बगल में ही मैं बैठा था, तो पीएम सर ने मुझे बोला, विराज जीवन में अगर तुम किसी भी काम को करना, लेकिन वो काम अच्छा होना चाहिए। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में गया के होनहार छात्र विराज कुमार ने पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व किया। वहीं 11वीं के छात्र विराज ने अपने आत्मविश्वास और शानदार सवाल से न सिर्फ कार्यक्रम में अपनी छाप छोड़ी, बल्कि बिहार का नाम भी रोशन कर दिया। हेलो एंड वेलकम टू स्पॉटलाइट चैट विद विनीत। कहते हैं ना वो कि पहचान उम्र की मोहताज नहीं होती है। कोई इंसान अपने हुनर, जज्बे, मेहनत और लगन से किसी भी कामयाबी तक पहुंच सकता है। काफ़ी एक्साइटेड हूँ आपको इस आगे के एपिसोड में ले जाने को, इसलिए क्योंकि हमारे जो अभी के गेस्ट हैं वो एक युवा हैं और सबसे यंगेस्ट गेस्ट आप बोल सकते हैं हमारे चैनल पे हैं। मैं आपसे मिलाने जा रहा हूँ एक ऐसे शख्स से जो अपने हुनर और काबिलियत के दम पे मोदी जी के साथ परीक्षा पे चर्चा और साथ ही साथ दीपिका पादुकोण के साथ एक बेहतरीन ऐड शोज कर चुके हैं। नन अदर देन मैं वेलकम करना चाहता हूँ वेरी प्राउडली फ्रॉम आवर गया टाउन मिस्टर विराज कुमार। विराज, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले आप अपने बचपन और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। सबसे पहले मेरा नमस्कार सर आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने आज अपने चैनल के माध्यम से मुझे अपनी बातों को, अपने जीवन के उन कहानियों को बताने का अवसर दिया। सर अगर मैं बचपन की बात करूं तो सर एक जिस तरीके का व्यवहार, संस्कार और बच्चों को मिलता है अपने माँ बाप से, जो माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं, अपने बच्चों को कि अच्छा संस्कार, अच्छा व्यवहार जीवन में अपनाओ, उसी तरीके से मेरे माताजी, पिताजी ने भी, मेरे दादा दादी जी ने भी मुझे बचपन से ही अच्छा व्यवहार, अच्छा संस्कार, सभी लोगों को कैसे आदर करना है, समाज में किस तरीके से बढ़िया व्यवहार करना है। और ख़ास करके सर मुझे बचपन से ही यह सीख मिली है, और मुझे हमारे बड़े भैया या हमारे घर के जितने भी सदस्य हैं, हमारे माँ बाप ने सबसे ज़्यादा इस सबसे ज़्यादा जोर दिया है हम लोगों को कि जीवन में अगर कोई भी तुम्हारे दरवाजे पर आए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है सर। हमारे माँ बाप कहते हैं, मेरे माताजी पिताजी कहते हैं कि जीवन में तुम चाहे कितना भी बड़ा आदमी बन जाओ, अगर तुम्हारे दरवाजे पर कोई भी आए तो एक चीज़ उसके चेहरे पर देखना और एक चीज़ सोचना कि तुम्हारे दरवाजे पर कोई तभी आता है जब कुछ प्रॉब्लम्स हों उसको। और ऐसे तो मिलने जुलने के लिए बहुत से लोग आते हैं, लेकिन अपने तरफ से अगर तुमसे 1 रुपया ही बनता है, अगर तुमसे 5 रुपये ही बनता है, अगर तुम्हारा जैसा कमाई हो, उस तरीके से उसकी मदद करना, हेल्प करना, किसी को भी अपने घर दरवाजे पर आए हुए को खाली हाथ नहीं लौटाना, ये सबसे बड़ा उन्होंने मुझे संस्कार दिया है सर। हमारे घर के जितने भी हमारे बड़े भैया हैं, दीदी हैं, सभी लोगों को अच्छे संस्कार, व्यवहार उन्होंने दिया है। और आज भी मुझे सर उनके दृष्टि में रहने का मौका मिलता है। मेरा ये सौभाग्य है सर कि मेरे दादाजी अभी भी हैं, जो मुझे समाज के जो परिदृश्य हैं उन सभी चीज़ों से अवगत कराने का काम करते हैं, डांटते भी हैं, फटकारते भी हैं। और एक बात हमेशा मेरे दादाजी कहते हैं सर कि जीवन में कभी भी कठिनाइयों से, विपरीत परिस्थितियों से और विपरीत से विपरीत बाधाओं से कभी भी घबराना मत, उससे लड़ाई लड़ना, संघर्ष करना, और तब तक संघर्ष करना, तब तक लड़ाई लड़ना। ये तो सारे बच्चों को अमल करने के लिए देते हैं दादा और दादी।
सर ये तुम्हारे ऊपर ये कैसे ज़्यादा प्रभावित करता है तुमको? सर मैं तो औरों की बात नहीं कर सकता, सभी लोगों को उसके माता पिता। मतलब क्या ऐसा एनर्जी मिलता है उनके बातों से कि वो करने को मन करता है वो चीज़? सर सबसे बड़ा मैं अपनी दृष्टि से जहाँ तक देखता हूँ कि मेरे दादाजी बहुत उम्र के हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़िंदगी को देखा है, बहुत नज़दीक से देखा है। और जब कोई व्यक्ति बहुत नज़दीक से ज़िंदगी को देखता है सर। नहीं, दादाजी ने देखा है। जी सर, जब दादाजी ने तुमने क्या देखा एक्चुअल में? तुमने क्या एनर्जी फील किया विराज? सर इतनी उम्र में अगर तुम ऑक्युपाई कर पा रहे हो उनकी बातों को, आप ले पा रहे हैं, तो व्हाट डू हैव फील? क्या फील किया आपने सर? कैसे महसूस हुआ आपको? सर फील यही होता है कि उन्होंने जो संस्कार व्यवहार दिया है उनसे एनर्जी हमको मिलता है सर। एनर्जी इसलिए मिलता है सर कि उनकी बातों में जीवन की असली सच्चाई यही मुझे समझ में आती है कि जीवन की असली सच्चाई ये है, जीवन में संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है। कठिनाई हर किसी के साथ आता है सर, लेकिन कठिनाइयों से कैसे आई इतनी कम उम्र में? सर मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूँ कि बचपन से ही हमको वो संस्कार मिला, वो व्यवहार मिला है। हमारे दादाजी सबसे ज़्यादा हमको, अगर किसी चीज़ से सीखने का अगर घर में सबसे ज़्यादा ललक रहता है सर, जिसको हम कहते हैं, तो हमारे दादाजी से सीखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। मतलब वो हमारे आइडोल हैं, आइडियोलॉजी हैं, वो हमारे सोच है, वो हमारे विचार हैं। वो जिस तरीके से बातें बोलते हैं और समझाते हैं हर चीज़ को बहुत ही बारीकी के साथ, तो ऐसे तो हमारे माताजी भी बहुत अच्छा कभी कि डिस्ट्रैक्ट हो गए सर? ऐसा हमको कोई नेगेटिव एनर्जी खींचने का हमको कोशिश किया अपने तरफ? क्योंकि हर एक इंसान में दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। जी। तो नकारात्मक पहलू खींचने की कोशिश किया सर? ये लाइफ है। अगर मैं इस उम्र हर एक इंसान तो कंफर्ट जोन में आना चाहता है ना विराज? तो सर मैं इस उम्र में अभी हूँ, तो मैंने भी बहुत सारी, मेरे भी मन में नकारात्मक सोचें आती हैं। लेकिन मैं जैसा कह रहा हूँ कि हम अपने हर बातों को बचपन से लेकर अभी तक जितना मेरा उम्र हुआ है सर, हम अपने हर बात को अगर किसी से शेयर करें या ना करें, लेकिन दादाजी से हम ज़रूर शेयर करते हैं। अच्छा। और जब भी नकारात्मक विचार आते हैं सर, वो चाहे सपने में हो चाहे वो होश में ही क्यों ना आए, अगर नकारात्मक विचार आते हैं तो हम उनसे शेयर करते हैं। तो बताते हैं कि अगर तुम किसी भी काम को कर रहे हो तो नकारात्मक विचार आएगा, तुमको ये ठानना है अपने मन में कि तुमको उस नकारात्मक विचार को कैसे अपने मन से हटाना है और सकारात्मकता को कैसे अपने मन में बैठाना है, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तो ये चीज़ सर मेरे यानी कि आपका संस्कार और व्यवहार जो है वो दादाजी से। जी सर। गाइस मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या होता है कि जब भी कभी अच्छे संस्कार, अच्छे व्यवहार, विचार अगर किसी बच्चे में आते हैं तो उसके पीछे दो रीज़न होता है। पहला क्या है कि घर के संस्कार पे डिपेंड करता है कि वो बच्चा कितना निखर के आ रहा है, और दूसरा सबसे बड़ी डिपेंडेंसी ये होती है कि वो उस बच्चे की शिक्षा कैसी है। शिक्षा और संस्कार दो चीज़ इंपॉर्टेंट होते हैं इंसान के लाइफ में बढ़ने के लिए। तो अब क्या होता है कि अगर आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छे उपन्यास पढ़ते हैं, आप अच्छे ग्रंथ को फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो डेवलपमेंट ऑब्वियसली साइंस के थ्रू ही आ जाता है। तो ये मैं अपने पॉडकास्ट चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इफ़ यू वांट टू बी वेरी मीन्स लाइक फीलिंग अ पॉजिटिव एनर्जी, तो आपको एक अच्छा संस्कार, एक अच्छी किताब और कहीं ना कहीं एक ऐसा सोच अपने अंदर उत्पन्न करना है जो आपको बड़ा बनने में मदद करे। हाँ विराज, तो इस दौरान जब आप पढ़े तो आप मैच्योरिटी आपके अंदर आने लगी, आपने दादाजी के बातों का उपाय करना स्टार्ट कर दिया, आप सकारात्मक सोच पे आ गए, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। मैं ये वर्ड लेना चाह रहा था आपसे कि आप ये बात मुझे बोले, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, फोकस थे। क्योंकि इंसान अगर डिस्ट्रैक्ट हो गया तो आप दादाजी की बातें हो या दादी माँ की बातें हो नहीं उठा पाता। लेकिन आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं। 80% ऑफ द स्टूडेंट्स इन देयर लाइफ आर डिस्ट्रैक्टेड। अभी मैंने पॉडकास्ट किया था एक संजय शर्मा जी के साथ, उस पहले पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि वो गायत्री मंत्र को बहुत फॉलो करते थे जिससे उनको डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था। ओके, तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने का कारण है आपके दादाजी का संस्कार। जी सर। अब आगे बढ़ते हैं सर। हमारे फैमिली मेम्बर्स में हम लोग एक जॉइंट फैमिली हैं, साथ में हमारे दादाजी का ये उद्देश्य रहा है कि सभी लोग, हमारे जितने भी परिवारजन हैं वो सभी साथ में रहें, और आज भी हम लोग साथ में रहते हैं सर। हमारे घर में हमारी माताजी, पिताजी, हमारे बड़े भैया, भाभी, हमारी दीदी
तो अब उनका शादी हो चुका है। हमारे दादाजी दादी माँ, हमारे चाचा चाची, ये लोग जॉइंट फैमिली, हम लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ सभी लोग एक दृष्टि मतलब दादाजी के छत्र छाया में ही रहे। अच्छा, हमारे पिताजी भी, उनका भी एक लंबा संघर्ष रहा है सर, हमारे पिताजी का भी। हमारे दादाजी हमको जिस तरीके से नकारात्मक सोच से दूर हटाने की बातें बताते हैं हमको, उसी तरीके से हमारे पिताजी को भी, हमारे पिताजी से भी हमको थोड़ी थोड़ी मुलाकात होती है। हमारे पिताजी बहुत नहीं कर सकते सर, लेकिन बिज़ी रहते हैं, थोड़ा परिवार में थोड़ा कम समय दे पाते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी हमको उनके साथ बैठने का मौका मिलता है या घूमने फिरने जाने का मौका मिलता है माताजी पिताजी के साथ सर। तो कभी कभी पिताजी हमको बताते हैं दादाजी की सोच की तरह ही कि बेटा, जिस तरीके से आज दादाजी तुमको अच्छे संस्कार देते हैं, व्यवहार देते हैं, नकारात्मकता से दूर हटाने की बात करते हैं, उसी तरीके से पिताजी ने भी मुझको भी, जब मैं संघर्ष के लाइफ में था, अच्छा एजुकेशन देने में हमारे पिताजी ने, यानी कि हमारे दादाजी ने हमारे पिताजी को अच्छा एजुकेशन देने में कोई कमी नहीं किया। लेकिन उस समय ऐसा परिवेश था सर, हमारे परिवार में कुछ हुआ ऐसा, विपरीत परिस्थिति हर किसी के साथ आता है सर। एक समय ऐसा भी था सर हमारे साथ कि हमारे दादाजी बताते हैं कि हम लोग, जब हमारे दादाजी थे तो उनके पिताजी, एक प्लेट में चावल आता था, उसका 2 भाग किया जाता था। वो समय था सर, एक समय ऐसा आया। तो उस समय का लाइफ तो हम देखे नहीं है सर, लेकिन जैसा कि हमारे पिताजी ने भी बताया, तो हमने उस चीज़ को नहीं देखा सर। और हमारे पिताजी, हमारे दादाजी ने इतना किया है कि आज हम लोग उस चीज़ के ऊपर हैं कि हम लोगों को उस चीज़ की दिक्कत भी नहीं होगी। 3 वक्त का खाना पीना भगवान की दया से, मेहनत के हिसाब से हम लोगों का जैसा संघर्ष रहा है उस चीज़ से मिला है सर। तो हमारे पिताजी कहते हैं कि उस संघर्ष को अभी तुमने नहीं देखा। निश्चित रूप से सर, मैंने उस चीज़ को नहीं देखा है। जिस संघर्ष को मेरे पिताजी ने किया है, हमारे दादाजी ने किया है, तो मैं वो कहाँ से देखूँगा सर। पहले के लोग, पहले की यादें, पहले की बातें, पहले के लोगों की सोच क्या थी, उस चीज़ को मैं नहीं देख सकता। लेकिन मेरा ऐसा सबसे ज़्यादा रहता है सर कि आज के जनरेशन के लोगों से मेरा सबसे ज़्यादा अगर संपर्क रहे या ना रहे, लेकिन पुराने ज़माने के जो लोग हैं उनसे मेरा सबसे ज़्यादा संपर्क रहता है। सीखने का, मैं सर बचपन से ही सीखने के पीछे सबसे ज़्यादा, मतलब एक तरीके से ललायत रहता हूँ सीखने के पीछे। और आज के जनरेशन के जो हमारे जैसे लोग, बच्चे हैं, भाई हैं मेरे, उन लोगों से अगर ज़्यादा सीखने का मौका नहीं मिला, तो जो हमारे दादाजी के मित्र हुए, जिन्होंने उस ज़माने को देखा है करीब से, उनके साथ बैठने का, सीखने का, उनके साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, पहले ज़माने की पहली बातें, जो भी चीज़ें, उस चीज़ को बड़े ही लगता है कि हम उस ज़माने में आ गए हैं अगर उनसे बातें करते हैं। तो सर, सीखने के पीछे मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहता है, और आज भी मैं सीखने के पीछे सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। तो विराज, ऐसा है कि एजुकेशन में गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई हुई? जी सर। शायद टी मॉडल स्कूल से पढ़ाई की? जी सर। तो अब जैसे कि बात हो रही है यहाँ पे एजुकेशन की, एक गार्डियन का, एक पेरेंट का ख्याल ये रहता है कि मेरा बच्चा बहुत बड़ा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा। ओके, वो शिक्षा पर पुरजोर देते हैं। आपके पेरेंट, जैसे कि आप बता रहे हो, जी, आपके पेरेंट जो हैं, आपके दादाजी जो हैं, वो शिक्षा पे पुरजोर दे रहे हैं। ओके, लेकिन वो फिर क्यों आपको नहीं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाए? क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल में फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे एजुकेशन है, वहाँ का पैटर्न अच्छा है, ओके, फैसिलिटीज़ है, सारा कुछ। तो फिर वो आप गवर्नमेंट स्कूल को फिर कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं यहाँ पे? सर, ये सबसे बेहतर सवाल है सर। हमारे दादाजी का, हमारे पिताजी का, इससे पहले सरकारी विद्यालय में पढ़ने से पहले सर हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। लगभग 8th क्लास तक हम प्राइवेट स्कूल में पढ़े। उसके बाद एकाएक मेरे मन में सर एक ख्याल आया। हमने पिताजी से कहा कि पिताजी, हमको अब प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ना है। पिताजी इस बात को सुनकर बहुत अचंभित हुए। उन्होंने सोच लिया कि मैं पढ़ाई नहीं करने से मना कर रहा हूँ। ओके, मैंने पिताजी को समझाया, दादाजी को भी समझाया कि एक मेरा बहुत अच्छा मित्र है सर, वो जब भी मेरे पास आता है सर, उसके माता पिता नहीं हैं जी, तो वो सरकारी विद्यालय में पढ़ता है सर। वो हम जब भी मिलते हैं सर, तो वो मेरे से बोलता है, विराज तुम तो यार, तुम्हारे पापा
प्राइवेट स्कूल में तुमको पढ़ा रहे हैं, हम कहाँ सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं। तो ये बात सर लगभग उसने 3 बार इस बातों को, मतलब जब भी हम लोग मिलते थे तो बताता था। तो ये बात मेरे दिल को बहुत छू गया सर कि आखिर क्या है मेरे पेरेंट्स के, क्यों मुझे ज़बरदस्ती या मन से ही मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़ाना चाहते हैं। क्या मैं सरकारी विद्यालय में पढ़ करके वो काम नहीं कर सकता हूँ? उस दिन से सर मेरे मन में एक जागरूकता पैदा हुई मेरे मन में, और मैंने उसी दिन से माताजी पिताजी को भी कह दिया कि मैं प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ूँगा। कौन से स्कूल में पढ़ रहा था? इससे पहले सर मैं लोयला पब्लिक स्कूल में पढ़ता था, और वहाँ से मैंने तुरंत एडमिशन कटवा लिया, नाम कटवा लिया पिताजी से जिद करके। मैंने समझाया, मेरी बात को दादाजी समझे। दादाजी कहे कि नहीं, तुम्हारा अगर सोच है तो अच्छा है। मैंने इससे पहले भी सर जब मैं सबसे ज़्यादा न्यूज़ इस अखबारों पर भी सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ। जब भी अखबारों में पढ़ता हूँ तो बिहार बोर्ड का जब भी रिज़ल्ट आता है तो अधिकतर सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे ही टॉपर्स होते हैं। अच्छा। मेरे मन में उस दिन भी एक जागरूकता आई कि क्या मैं सरकारी विद्यालय में पढ़ करके अच्छा काम नहीं कर सकता क्या, या जो भी विद्यालय में सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा है। आपका जो स्टेटमेंट है विराज, ये स्टेटमेंट जाएगा लोगों तक। जी सर। कि प्राइवेट, क्योंकि वो वैल्यू देते हैं प्राइवेट स्कूल को, अच्छे पेरेंट्स हैं, अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे लोग हैं, दे आर जस्ट वैल्यूइंग प्राइवेट एजुकेशन। ओके सर, मैं प्राइवेट स्कूल की बुराई नहीं कर रहा हूँ जी। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले भी बच्चे अच्छे होते हैं, लेकिन मैं इसलिए सरकारी विद्यालय में गया सर क्योंकि मेरे इसके जाने का उद्देश्य अलग था। अच्छा। मैं उन बच्चों के बीच में जाना चाहता था सर जो पैसे से कमज़ोर हैं, जिनके माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाना ज़रूर चाहते हैं सर जी। प्राइवेट स्कूल में कौन पिता नहीं चाहेगा सर कि मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े, अच्छा ड्रेस पहने, अच्छा टाई पहने, अच्छा बेल्ट पहने, जूता पहने, अच्छा बस में जाए, कौन पिता नहीं चाहता है सर। अच्छे क्लासमेट की किताबें खरीदें, बढ़िया बैग खरीदे, तो कौन नहीं चाहता है सर। लेकिन जो बच्चे प्राइवेट सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनसे भी जब मैं एडमिशन लिया तो वहाँ की जो इससे पहले जो मैं विद्यालय में पढ़ रहा हूँ टी मॉडल इंटर विद्यालय, और ठीक उसी के सामने सर टी मॉडल हाफ टाइम इंडस्ट्रियल स्कूल है। वहाँ पे लगभग मैंने 6th में एडमिशन लिया था, और वहाँ पहले मैं जब स्कूल में गया तो वहाँ की प्रधानाध्यापक महोदया थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि विराज आप क्यों लेना चाहते हैं सरकारी स्कूल में एडमिशन। आप पिताजी भी थे उस समय, पिताजी बोले कि नहीं ये मेरे बेटा का मन है लेने का। तो मैडम ने कहा कि हम तो दे देंगे, हमको क्या है। बोले मैम आप दीजिए, हम चाहते हैं। और उसी दिन से सर मैंने ये ठान लिया था कि सरकारी मतलब फिनेंशियल प्रॉब्लम नहीं था? नहीं सर, पैसा का कोई प्रॉब्लम नहीं था सर, भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है सर। तो पैसे का कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन मेरी ज़िद की वजह से मैं सरकारी विद्यालय में गया, एडमिशन लिया, और उन बच्चों के साथ घुल मिल गया सर। उन लोगों को ये बताते रहता था। कितने साल हो गया अभी पढ़ते हुए? सर लगभग 5 से 6 साल हो गया होगा सर। 5 से 6 साल हो गया। और अटेंडेंस कितना रहता है? सर मैं स्कूल में सरकारी विद्यालय में अगर बंदी भी रहता था सर विद्यालय, तो मैं जाता था स्कूल। अच्छा जाता था इसलिए ऐसा तो नहीं था ना कि सरकारी विद्यालय इसलिए चूज़ किया क्योंकि कोई घर का बिजनेस संभालना हो या कोई काम करना हो? नहीं सर, ऐसा कुछ सर मेरा ये उद्देश्य था ही नहीं। मेरा उद्देश्य अलग था, सबसे हट करके था। औरों का ये उद्देश्य हो सकता है, मैंने तो औरों को नहीं देखा था सर, मैंने औरों को नहीं देखा, लेकिन मेरा ये खुद का उद्देश्य अब आज भी है। मैं जब से उस विद्यालय में गया, एडमिशन लिया, उसी समय से सर मैं उन बच्चों के मन में, कुछ बच्चे पूछते थे तुम तो यार प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, क्यों आ गए सरकारी विद्यालय में। मैंने बोला यार जिस तरीके से तुम लोग हो उस तरीके से मैं भी हूँ। अच्छा, तो मतलब आपने कंप्लीट किया वो वेंचर चाहते थे कंप्लीट करना? जिस तरीके से सर मैंने पहले वाले विद्यालय में सामाजिक कार्यों में भूमिका निभाई। हर गवर्नमेंट स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं जो सर लगता है काफ़ी इनोवेटिव है, जो हम लोग तक पहुँच नहीं पाता? सर ये बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं इस बात पर आना चाहता था। आपने कहा सर, मैं समझता हूँ अगर पाठ्यक्रम के हिसाब से अगर हम देखें तो एक बहुत अच्छे गुरु थे सर मेरे, आज भी हैं। मैं जिस कोचिंग संस्थान में पढ़ता हूँ आज भी
जी। वहाँ के मेरे गुरु हैं सर, वो आज भी मुझे बताते हैं और मैंने देखा है इस चीज़ को सर अपनी आँखों से कि जितना प्रेशर के साथ प्राइवेट स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं उतना प्रेशर के साथ सरकारी विद्यालय के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। इसलिए नहीं पढ़ते हैं सर क्योंकि प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे जहाँ पढ़ते हैं इसलिए बच्चे पढ़ते हैं सर क्योंकि उनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर रहता है। अगर तबीयत खराब भी रहता है प्राइवेट स्कूल के बच्चों का तो उनको उस दिन जाना है और अगर नहीं गए तो सर व्यवस्था बिल्कुल वेल डन है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो पाठ्यक्रम की व्यवस्था है जी, अगर सरकारी विद्यालय के बच्चे अगर पढ़ने पर उतारा है ना सर जी, तो वो प्राइवेट स्कूल के बच्चों को पछाड़ने से कभी भी पीछे नहीं हट सकते हैं। ओके, मेरा ऐसा मानना है सर। जी। और बहुत से लोगों के मुख से मैंने इस बात को सुना तो है। वो जो जैसे कि अभी क्या होता है ना कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गया, फाइन आर्ट्स हो गया, जी जी सर। म्यूज़िक हो गया, ये सब जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होते हैं वो एक मतलब एक कैंपेन हो गया, ये सब कैंपेन वगैरह स्कूल्स में होते हैं गवर्नमेंट स्कूल। सर एक कहावत है कि अगर आदमी अगर किसी चीज़ को दिल से ठान लेता है ना तो पूरी कायनात उस चीज़ को जुटाने में लग जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से सर सरकार की तरफ से वो चाहे इंडियन गवर्नमेंट में कितने भी राज्य सरकारें हों वो हर सरकार सरकारी विद्यालय में जो सुख सुविधाएं दी जाती हैं वो भरपूर मिलती हैं सर। अच्छा। सिर्फ या तो विद्यालय के प्रधान अध्यापक का या विद्यालय के जो शिक्षक शिक्षिका हैं या जो विद्यालय के एक्टिव बच्चे हैं सर जी, उन लोगों का नज़रिया अच्छा होना चाहिए। ओके। उस काम मतलब को सारा करने का कुछ तरीका available- बढ़िया होना available चाहिए। है वो। हर चीज़ अवेलेबल है सर, स्पोर्ट्स से लेकर म्यूजिक से लेकर हर चीज़ अवेलेबल है, सिर्फ ज़रूरत है उस चीज़ को करने की। ओके। हर तो चीज़ कभी आता ऐसा कुछ नहीं लगा कि ये चीज़ लैग कर गया मेरे लिए? नहीं नहीं सर, ये तो वाला आज चीज़ तक- तो मेरे से नहीं हो पाया, ऐसा कुछ नहीं नहीं लगा? सर। मैं एक अपने विद्यालय में ऐसा छात्र हूँ सर कि हमारे एक जिनसे मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरणा मिलती थी जिस समय मैं एडमिशन लिया टी मॉडल इंटर विद्यालय में अपने सामने वाले स्कूल में, तो वहाँ के एक प्रिंसिपल थे सर भोला सिंह। वो मतलब उनके जैसा प्रिंसिपल आज तक मैंने नहीं देखा सर। अच्छा। बीपीएससी क्वालिफाइड थे सर। तो उनसे मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरणा मिलती थी। मेरा जिस तरीके से सोच मिलता था मेरा जिस तरीके का सोच है ठीक उसी प्रकार से उनका भी सोच मिलता था मेरी तरीके से। अच्छा। और मैं पहली बार जब गया तो हमारे दादाजी उनसे मिलने के लिए गए थे, तो अच्छा से आदर सम्मान जो आदमी को करना चाहिए सर उन्होंने किया। और उसी दिन से मैंने सर ने मुझसे पूछा कि विराज आप बताए नहीं कि आप रामलखन स्वर्णकार जी के पोता हैं। ओके। हमने बोला कि सर मैं पहचान बताने से नहीं, मैं दादाजी के पहचान बता के सर मैं आपके तक ही सीमित रह सकता हूँ। मुझे पहचान, मैं स्कूल में आया हूँ पहचान बताने के लिए नहीं सर, मुझे वैसा कर्म करना है, विद्यालय में वैसा माहौल पैदा करना है ताकि मेरा खुद का एक पहचान बने। जी, एग्जैक्टली। तो और सर उसी दिन से मैंने उस दिन से मेरी उस बात से सर प्रेरित हो गए और मैंने कहा रिक्वेस्ट किया था पहली बार सर से कि सर आप विद्यालय में जितने भी महापुरुष हैं इस देश में जिन्होंने इस देश की आज़ादी में देश की अंग्रेज़ों को भगाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है या आज भी जो लोग देश के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, तो उन महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि सर आप विद्यालय में मनाने का काम कीजिए। तो सर तुरंत तैयार मान गए। मैंने लेटर लिख करके दिया था सर को क्योंकि सर मेरा बचपन से ही एक नियम है कि मैं किसी भी चीज़ को सरकारी हिसाब से अगर देखें सर तो एक लेटर के हिसाब से चलता है हर चीज़। तो हम सीखने के पीछे सबसे ज़्यादा मैंने बताया सर सीखने के पीछे तो मैं एक लिखित रूप में लेटर देता सर प्रिंसिपल सर को। तो वो लेटर एक्सेप्ट किए, उस पर मोहर किए बच्चों के बीच में और उन्होंने दिया उस चीज़ को। और उसी दिन से सर जितने भी महापुरुष हुए जब तक वो प्रिंसिपल रहे तब तक उन्होंने महापुरुषों की जयंती से लेकर पुण्यतिथि से लेकर हर चीज़ मनाते थे और सभी बच्चों को सर ये आदेश देते थे कि आपको आने वाले इतने दिन को इनकी पुण्यतिथि या इनकी जयंती है, आपको इस महापुरुष के बारे में पूरी जानकारी लेकर के आना है और आपको माइक लेकर के स्पीच देना है और इसका जिम्मा वो मुझे देते थे। ओके। विराज आप इस चीज़ को देखना। क्या यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि एक अच्छा स्टूडेंट एक अच्छा शिक्षक का निर्माण करता है, एक समाज का निर्माण करता है। तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छे स्टूडेंट बनेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि आप अच्छा समाज का निर्माण करेंगे। कहता है ना कि कोई बोलता है कि ये बहुत अच्छे टीचर है यार, ये बहुत अच्छा डॉक्टर है, ओके, बहुत अच्छा वकील है। तो कहीं ना कहीं अगर बहुत देखा जाए तो अगर अच्छा स्टूडेंट रहेगा वही एक अच्छा शिक्षक का निर्माण कर पाएगा। जी सर। क्योंकि वो सवाल पूछेगा,
कंप्लेन करेगा, ओके, वो चीज़ों को सुधारने की कोशिश करेगा, ओके। और ठीक इसी तरीके से गाइस एक अच्छा समाज, एक अच्छा प्रशासन का निर्माण करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रशासन बहुत समृद्ध हो, वो भ्रष्टाचार मुक्त हो, तो आपको क्या करना होगा, अपने आप को पहले सुधारना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं शुरुआत हमसे ही होती है, समाज से ही होती है, बनाने में और बिगाड़ने में भी। तो सर मैंने उसी दिन से सर उस तरीके का कार्यक्रम होने लगा। मैं विद्यालय के हर एक बच्चे, वह चाहे बड़ा हो या छोटा हो, चाहे 10th का सबके साथ स्टूडेंट क्यों ना कोलैब हो, करने लगे। सभी लोगों को एक साथ मैं पहले बैठाता था, कुछ मोटिवेशन देता था। इसमें कभी ऐसा नहीं लगा कि लोग पार्शलिटी कर रहे हैं नहीं सर, क्लास में, ऐसा अरे यार तुम क्यों कर रहे हो, अरे मैं क्यों करूँ, या तुम क्यों कर रहे हो, सर वो तो नेचर बन है, जाते तुम ज़्यादा, ऐसा? वो तो सर नेचर है। हाँ। इस चीज़ को भी मैंने बहुत झेला है सर। कुछ जी। कुछ बच्चे होते थे कि वो भी चाहते थे कि ये क्यों काबिल बन रहा है, हाँ, कहते हैं ना खर खां बोलता है। बस सर। तो इस चीज़ को मैंने नज़रअंदाज किया सर। अच्छा। सर भी कहते थे, मैंने इस बात को सर के सामने भी रखा। जब मैं सभी लोगों को समन्वय मिलाकर सभी को बैठाया, बातों को रखा, तो जब मैं प्रिंसिपल सर के पास गया तो मैंने इस बात को कहा था सर कि सर कुछ बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो प्रिंसिपल सर ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी सर कि विराज अगर तुम अच्छा काम करोगे ना, बहुत सारे लोग बुराई करने के पीछे। कभी ऐसा हुआ, अगर मैं तुमसे पूछना चाहूँ? जी तो सर, थोड़ा सा फनी इंसिडेंट है। सर। कभी ऐसा हुआ कि लोग मगही में बात करते हो, जैसे होता है ना कि अभी मैं तुमसे बाय द वे पूछूं कि तू स्कूल जा है नहीं, पढ़ेला सरकारी स्कूलवा में, तो नहीं होता है कि मगही में बात कर रहे हैं कि का हो बिरजबाग न हो। जी सर। तो ऐसा कभी हुआ है कि लोग स्टार्टेड स्पीकिंग विथ यू इन मगही में बोलना स्टार्ट कर दिया, तुम भी जा रहे हो तो मगही में बात कर रहे हो, ओके, और घर में लौट के आए तो वही वाला कंपनी, क्योंकि कंपनी की बात होती है, तो मगही में बात होती है क्या? सर ऐसा कहने जाए थे, कहने से आवे थे, ऐसा कुछ तो- करे थी? सर ऐसा तो है कि बचपन से ही हम भोजपुरी, इसलिए मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ भोजपुरी? जी। भोजपुरी मेरा प्रभाव सबसे ज़्यादा रहा है, क्योंकि मेरा नानी घर रोहतास के साइड है, रोहतास कैमूर के साइड जी। तो नानी घर में भी मैं सबसे ज़्यादा रहता था, और मैं बचपन से ही बड़ा नटखट था सर, बहुत नौटी अपने घर में। तो कभी कभी अपने घर में भी भोजपुरी बोलता हूँ, लेकिन मगही का प्रभाव मेरे ऊपर सबसे कम पड़ा है सर, क्योंकि मैं उस जगह पर उतना गया नहीं। तो क्यों, सरकारी स्कूल में पढ़ते वहाँ के बच्चे तो मगही ज़्यादा बोलते हैं? ऐसा है सर कि सभी बच्चे कहते हैं कि जैसा देश वैसा भेष। ओके। तो कुछ कुछ बच्चे, अगर आप उस चीज़ को शुद्ध हिंदी के, हम जैसे बोलते हैं सर शुद्ध हिंदी में, अगर हम बोल चाल रहे हैं, चार लोग आपस में बैठ करके शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं, तो दूसरों के ऊपर अट्रैक्शन होता है, भले वो हमसे दूर है, लेकिन उसके ऊपर सबसे ज़्यादा होता है, अट्रैक्शन पड़ता है कि इन लोगों के पास अगर हम जाएंगे, अगर हम मगही भाषा बोलेंगे तो कैसा लगेगा, अगर हम भोजपुरी भाषा में बोलेंगे तो कैसा लगेगा। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा लगता है। तो कभी कभी वो आते थे, तो कभी कभी हम लोग भी मजाक में वो चीज़ कर लेते थे सर कि कहाँ गई नी, कहाँ खैनी, ये सब चीज़। तो इस चीज़ का प्रभाव मेरे ऊपर सबसे कम पड़ा है सर। मगही में प्रभाव कम पड़ा? भले ही मैं गया जिला में जन्म लिया हूँ सर, लेकिन इस चीज़ का प्रभाव बहुत कम पड़ा है मुझ पर। तो विराज जिस नाम से जाने जाते हैं, परीक्षा पे चर्चा पे आपका सिलेक्शन हुआ था मोदी जी के साथ, ओके, बहुत गर्व की बात है। तो ये प्रक्रिया कैसी थी? सर जब मैं विद्यालय उस समय बंद था, परीक्षा का कार्यक्रम था, परीक्षा चल रहा था मैट्रिक का, तो उसी के उपलक्ष्य में तत्वाधान में सर ये परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम हर वर्ष किया जाता है देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो उसी का एक छोटा सा पार्ट, जिसमें बच्चों की चयन प्रक्रिया आयोजित की जाती है, अलग अलग विद्यालयों के बच्चों को बुलाया जाता है जिसमें, ताकि वो शामिल हों, और एक विषय दिया जाता है जी। उसी तरीके से सर मुझे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, और लगभग 12 बजे मुझे अपने विद्यालय से फ़ोन आया, और हमारे विद्यालय के एक क्लर्क हैं, ओके, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि विराज आप रेडी होकर के जिले स्कूल में आप आइए। मैंने पूछा, मैंने रीज़न पूछा, तो सर ने कहा कि विराज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम देश जानते ही हो। मैंने बोला जी सर मैं जानता ही हूँ, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में होता है। तो उसी का एक छोटा भाग जिसमें बच्चों की चयन प्रक्रिया है, उसमें मैं चाहता हूँ कि तुम अपने विद्यालय का प्रतिनिधित्व करो, विद्यालय से तुम जाओ। तो मैंने बोला कि सर आपका आदेश है सर, तो जाना ही है मुझे।
मैं वहाँ पर गया और लगभग वहाँ पर 5 विद्यालयों के बच्चे आए थे। सब सरकारी स्कूल के? जी जी, वो सरकारी एक होता है सर कि पीएम सर जो कार्यक्रम करते हैं जी, उसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों के बच्चे आते हैं। ओके। तो प्राइवेट का तो क्या है प्रक्रिया उसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन सरकारी विद्यालयों का जो है प्रक्रिया उसके बारे में मुझे जानकारी है, क्योंकि मैं उस चीज़ से गुजर चुका हूँ। तो जिला स्कूल में एक विद्यालय से लगभग 2 बच्चों को आना था। तो हमारे विद्यालय से मैं एक ही गया, और वहाँ पर जब मैं गया तो अलग अलग विद्यालयों के बच्चे बैठे हुए थे। वहाँ पर सर आए। सब गया से ही था? जी जी, गया के ही विद्यालय। ओके। गया के विद्यालय के ही, और बिहार में अलग अलग विद्यालयों के ही किया जा सकता है। अलग अलग अपने अपने विद्यालय, हाँ, बिहार के जो जितने भी 38 जिला हैं उन सबके विद्यालयों में हो रहा है। जी जी, अलग अलग जिलों में वो चीज़ हो रहा है। बिहार गया में हो रहा था। तो जब मैं वहाँ पर गया सर, तो जो सर थे जो डिस्कशन कर रहे थे, जो आदेश कर रहे थे, उन्होंने मुझे सबको एक विषय दिया, रील वर्सेस रियल, रील वर्सेस रियल लाइफ के बारे में आप क्या समझते हैं। तो बहुत देर के बाद मेरा मौका आया था बोलने का, तो उस क्रम में मैंने थोड़ा उस चीज़ के बारे में सोचा समझा, अपने मन में मनन किया कि आखिर इसका पक्ष और विपक्ष क्या हो सकता है। हम लोग ज्ञान और विज्ञान के बारे में तो बातें बहुत कर लेते हैं कि विज्ञान हमारे लिए वरदान है या अभिशाप है। तो उसी चीज़ के बारे में, रील वर्सेस रियल लाइफ के बारे में बोलना था। सभी बच्चों ने सर अपनी अपनी बातों को बहुत ही बढ़िया तरीके से रखा वहाँ पर, और मैंने भी उन्हीं बच्चों में मैं भी शामिल था, अपने विद्यालय का प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो वहाँ पर मैंने भी अपनी बातों को रखा कि रील वर्सेस रियल लाइफ उसे कहते हैं, रील लाइफ उसे कहते हैं जो बिल्कुल दस्तावेज हो, जो स्क्रिप्टेड हो, जो समय के अनुसार हर काम को किया जा सकता है, जिसमें हर काम मुमकिन हो, उसको रियल लाइफ कहते हैं। और रियल लाइफ उसे कहते हैं जिसमें कोई भी चीज़ टाइम के हिसाब से फिक्स नहीं है। समय ने अगर साथ दिया तो वो चीज़ समय पर है फिक्स। उतने लोगों में नहीं, ये सवाल कोई जवाब किसी ने नहीं दिया? नहीं सर, उन लोगों ने सबने अपनी अपनी बातों को रखा, लेकिन मैंने जिस तरीके से उस बात को रखा था सर, मैंने अपने मन के अनुसार ही हर बातों को रखा, और रखा तो ज़रूर। तो उस मतलब एकाएक आंसर नहीं, मतलब उत्तर नहीं आया कि आपका सिलेक्शन हो गया। ओके। सर ने पूरा डिसीजन, रिजल्ट नहीं सुनाया? हाँ, रिज़ल्ट उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कहा कि आप कल एक बार फिर आप लोगों को बुलाया जाएगा। तो जिसमें से मेरा और एक और लड़का था, हम लोगों को बोला गया था कि आपको फिर से कल बुलाया जाएगा। हमने तो बोला कि ठीक है सर। उसके बाद सुबह में ही मुझे फ़ोन आया पटना से सर, कि एक मैम थी शिक्षा विभाग की, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि विराज आपका सिलेक्शन हो गया है, आप एक बार, आपने जो वहाँ पर रील वर्सेस रियल लाइफ के बारे में बताया तो आप बताइए फिर से। तो मैंने वही बातें बताई बहुत बढ़िया तरीके से सर। मैडम ने बोला कि ठीक है विराज, आपका सिलेक्शन हो गया है और आप मुंबई जा रहे हैं। पहला मुंबई में हुआ था मेरा। मुंबई जा रहे हैं इन सेंस कि मतलब बाकी लोग का रिजल्ट भी नहीं निकल गया? एक का ही सिलेक्शन होना था सर। तो एक का सिलेक्शन होना था, तो बाय लक हुआ तुम्हारा सिलेक्शन कि मतलब एबिलिटी पे हुआ? नहीं सर, एबिलिटी पर हुआ। एबिलिटी पे हुआ, क्योंकि उनके जो आंसर्स थे वो मैच नहीं कर रहे होंगे। जी सर। अब सर जो जजेस थे उनका क्या सोच था, उनका क्या नजरिया था, तो मैं उस चीज़ को बता नहीं सकता। उन्होंने, मैम ने आपको फ़ोन करके बोला कि आपका सिलेक्शन हो चुका है? जी, तो उन्होंने कहा कि विराज आपको इतने तारीख को मुंबई जाना है, और हाँ, फ्लाइट से पूरी सरकार आपकी खर्चा करेगी, शिक्षा विभाग आपका खर्च वहन करेगा, तो आप तैयारी करें। मैंने तुरंत अपने विद्यालय में फ़ोन लगाया, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय को मैंने कहा कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया। उन्होंने शुभकामनाएं दी, और भी जितने मेरे शिक्षक हैं, शिक्षिका मैम हैं, उन सभी लोगों को मैंने बताया। तो वो लोग भी बहुत खुश हुए सर। क्योंकि विद्यालय के लिए और बिहार के लिए तो बहुत गौरव का क्षण था कि मेरा विद्यालय स्तर पर ही और बिहार के स्तर पर ही थ्रू ही प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। तो मैंने जब पटना जाने के क्रम में जब मैं पटना गया तो NCERT एक विभाग है सर, वही मेरा पूरा व्यवस्था देख रही थी कैसे आपको जाना है। तो पटना जाने के बाद मैंने वहाँ पर गया, तो जो हमारे MD सर थे NCERT विभाग के, बहुत ही नम्र स्वभाव के सर, उन्होंने भी मुझसे पूछा कि विराज आप कहाँ से हो, क्या करते हो, अब पिताजी आपके क्या करते हैं। तो
मैंने सभी जानकारियाँ उनको दी थी सर। और मेरा 11:15 पर मेरा फ्लाइट था। मैंने वो खुद और मुझे, साथ में कोई गए क्या, अकेले गए? हाँ, हमारे विद्यालय के एक सर थे, ओके, वो साथ में गए। वो हमारे साथ में गए थे। अच्छा। और वहाँ जाने के बाद सर जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मुंबई एयरपोर्ट पर पहुँचने के साथ ही मैं तुरंत मुझे वहाँ से गाड़ी आया। और वहाँ निकलने के बाद उसके कल ही अलग अलग स्टेट के सभी बच्चे वहाँ पर आए और हम लोगों को उसके कल यशराज स्टूडियो ले जाया गया। यशराज स्टूडियो? जी, और मुंबई के यशराज स्टूडियो में ले जाया गया, जहाँ पर दीपिका पादुकोण जी के साथ एक परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में ही एक ऐड था। तो सभी बच्चे थे, वो रिलीज़ हुआ है पीएम सर के मिलने से पहले, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के करने से पहले एक ऐड बना। हाँ, इसका उद्देश्य था सर, इस बार जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम हुआ इसका इस बार एक नए अंदाज में हुआ सर। हर बार मैं जब भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम देखता था विद्यालय में या घर पर ही, तो मैं देखता था इससे पहले टाल कटोरा स्टेडियम में होता था, या आपको एक और बहुत बड़ा होता है जहाँ पर पीएम सर अपने मन की बात करते हैं, सभी बच्चे वहाँ पर रहते हैं, तो वहाँ पर होता था। लेकिन इस बार पीएम सर एक नए अंदाज में करना चाहते थे। जो सक्सेसफुल जो लोग थे, अलग अलग जैसे क्रिकेटर ही हुए, स्पोर्ट्स में जिन्होंने नाम कमाया, या जो अच्छे अच्छे सदगुरु जी जो हैं, उनसे भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में सभी बच्चों को साथ में बुलाया गया। दीपिका पादुकोण भी थी, क्योंकि उनका उद्देश्य था मेंटल हेल्थ के बारे में, इसलिए उनको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया और हमको उन्होंने बताया कि मेंटल हेल्थ से आप कैसे उभर सकते हैं। ये भी बात है कि अगर बाय द वे कोई गवर्नमेंट अगर कोई इनिशिएटिव लेती है और प्राइम मिनिस्टर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जी सर। जैसे कि अपोजिशन पार्टी क्या करती है, हर एक चीज़ों को काफ़ी बुरे ढंग से प्रशंसित करती है कि भाई अभी ये क्या कर रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा। लेकिन क्या करता है कि वो एक वैल्यू ऐड करता है किसी के लाइफ में, जैसे कि आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा था, है ना, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा था, आप वहाँ तक जा रहे थे, एक अलग एक्साइटमेंट लेवल था, एक ऐड शूट कर रहा था, तो कहीं ना कहीं बच्चे कनेक्ट हो रहे थे उससे, है ना, ये है। तो ये काफ़ी गौरवान्वित बात है जी। और दीपिका पादुकोण मैम के साथ उन्होंने बताया, क्योंकि वो मेंटल हेल्थ से गुजर चुकी हैं, उन्होंने बताया सर कि अपनी लाइफ में उनको कभी ऐसा समय भी आया था उनके ऊपर कि वो डिप्रेशन में आ चुकी थी। मतलब आपकी दीपिका पादुकोण से बात हुई? जी, और भी बच्चे थे। अच्छा। वहाँ पर सर मुझे सवाल करने का मौका नहीं मिला था। ओके। दीपिका पादुकोण मैम के साथ एक अरुणाचल प्रदेश का एक लड़का था, उसने किया था, एक लड़की थी असम की, ओके, उसने भी सवाल किया था, और लगभग 2 से 3 लोग बच्चों ने सवाल किया था, बाकी वो लोग अपने में ही दीपिका। तो अभी अल्टीमेटली आप फिर नरेंद्र मोदी जी के पास? उसके बाद सर मैं जब मुंबई से वापस बिहार लौटा, पटना एयरपोर्ट से खुद मुझे सर एमडी सर पिक करने आए और अपने आवास पर लेकर के गए, ऑफिस में लेकर के गए। ऑफिस में जाने के बाद ही उन्होंने मुझसे कहा था, विराज आप यहाँ से जब जाइएगा घर पे तो आप तुरंत एक स्टूडियो में जाइए और परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं, इस चीज़ के बारे में आप बताइए। मैंने बोला जी सर। उसके कल ही मुझे पीएमओ से एक फ़ोन आया, ओके, और लेटर भी आया। तो लेटर है आपके पास? सर लेटर तो ईमेल पे आया था, ईमेल उनके लेटर पे, ओके, जो एमडी सर हैं उनके ईमेल पे आया था, उन्होंने मुझे दिखाया था। फ़ोन मुझे आया था, ओके। तो फ़ोन आने के बाद मैंने पूरी तैयारियां कर ली। यहाँ पर मैंने अपने विद्यालय के सभी शिक्षक को बोला कि सर मुझे ऐसी व्यवस्था चाहिए, स्टूडियो चाहिए, तो उन्होंने मुझे मुहैया कराया। और मैंने बताया, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से एक फुटेज बना लगभग 2 मिनट का, 1 मिनट का फुटेज बना, और मुझे वो दिल्ली भेजना था। अच्छा। और वो फुटेज दिल्ली जब कहाँ रिकॉर्ड किया? वो रिकॉर्ड मैंने सर एक हमारे ही सर के एक परिवार में एक स्टूडियो खोले हुए हैं, उन्हीं के यहाँ एक स्टूडियो में मैंने उस चीज़ को रिकॉर्ड करवाया था और पीएमओ ऑफिस मैंने भेजा था। और जब मैं उस चीज़ को भेजा तो उसके 2-3 दिन के बाद ही मैं कोचिंग में बैठा हुआ था। और सर मेरा ऐसा है कि कोचिंग में जब भी मैं बैठता हूँ या पढ़ने के लिए जब भी मैं बैठता हूँ तो अपने मोबाइल फ़ोन को या अन्य जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है सभी चीज़ को हटा देता हूँ, साइलेंट कर देता हूँ, ताकि मैं नर्वस नहीं हूँ। तो उस चीज़ को मैंने किया। तो मैं कोचिंग में बैठा हुआ था सर,
और बार बार फ़ोन आ रहा था। तो मैंने सोचा घर से फ़ोन आ रहा हो या कोई फ़ोन कर रहे होंगे किसी। तो मैंने सर को बोला कि सर बहुत लगभग 10-15 कॉल्स आ गए थे सर, अच्छा। पटना से। ओके। तो मैंने ज़रूरी समझा, मैंने कि घर से भी आएगा तो भाई 10-15 कॉल तो नहीं आएगा, या आएगा भी तो कोई इमरजेंसी होगा। तो मैंने सर को रिक्वेस्ट किया, सर मुझे बात करना है। तो सर ने बोला जाओ बात करो। मैंने देखा कि पटना से फ़ोन आया है, सर ही का है फ़ोन। मैंने तुरंत बात किया। सर पूरी खुशी के साथ बोले कि विराज तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है प्रधानमंत्री जी के साथ परीक्षा पे चर्चा करने। ओके। तो उस समय सर खुशी का मेरे अंदर ही मतलब शब्द ही नहीं था जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। सही बात है भाई, प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिलना इज नॉट अ। जिस छात्र ने आज तक पीएम सर को टीवियों में देखा, टेलीविज़न के माध्यम से देखा, उस बच्चे को एक छोटे से शहर, एक छोटे से गांव से पूरे बिहार का अब डिजिटल प्रतिनिधित्व टेक्नोलॉजी करने हो जाने के बाद इट्स नॉट समथिंग स्मॉल। का। जी सर। हाँ। फिर भी सर मतलब परिवेश वैसा था। हाँ एग्जैक्टली, उस चीज़ को बताना बहुत ज़रूरी है। तो हर किसी के लिए सर, आज भी अगर हम टेक्नोलॉजी के ज़माने में हैं तो वो चीज़ सर जो आज हम जिस जगह पर हैं, एक पीएम सर के साथ मिलना वो चीज़ अलग खूबी है। एग्जैक्टली, बात सही है। तो आप और उस पहुंच समय गए वहाँ पे दिल्ली। मुझे खुशी का ठिकाना ही नहीं था सर। मैंने उस बात को बताया सर को अपने, सर भी बहुत खुश हुए। बोले कि विराज आपको सुबह ही में निकलना है, आप कपड़ा पैक कीजिए। सुबह में निकलना है, कपड़ा पैक कीजिए, मतलब फ्लाइट रेडी थी? जी। उन्होंने कहा, हम बोले सर हम इस बात को तो कभी पूछते नहीं थे सर, लेकिन मैंने पूछा कि सर क्या फ़्लाइट रेडी है? तो उन्होंने कहा कि विराज आप समझिए आप किनके कार्यक्रम में जा रहे हैं। आपके लिए पूरे फ्लाइट है। आप अगर आपका अगर टिकट भी नहीं होगा तो वहाँ आपको जाना ही जाना है। तो या तो आप एरोप्लेन से जाइए, नहीं तो आप हेलीकॉप्टर से जाइए। यही है, दो चीज़ में से एक चीज़। आप सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि आपको वहाँ पर जाना है और अपनी बातों को रखना है। बिहार से जाना जी, आपको पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व करना है। सर मैं समझता हूँ कि मुझसे ज़्यादा खुश तो मेरे सर थे, जो मेरे सिलेक्शन का मतलब वो बिहार से थे ना, तो उनको लगा कि चलो यार कम से कम बिहार से तो कोई रिप्रेजेंटेटिव हो गया। ऐसा बात था कि वो एनसीईआरटी विभाग से थे और उनका ये शुरू से रहा है कि सर वो जिस पद पर बैठे हैं उस पद पर रहते हुए वो एक ऐसा काम करें जो पहचान बन जाए। सर पदाधिकारी हर कोई रहते हैं, बात सही है। लेकिन किसी किसी का अच्छा काम ही लोगों को भाता है। तो वही चीज़ है सर। सर ने भी बहुत प्रयास किया सर मुझे वहाँ तक भेजने के लिए, है ना, बहुत प्रयास किया। जी। और वहाँ पर जब मैं पहुँचा तो एक बिहार के होने के नाते कुछ बच्चे थे, आप बिहार से हो, आप बिहार से हो। भाई बिहार में तो ये एक्टर पवन सिंह का सबसे ज़्यादा नाम आता था। गाने हम सुनते हैं, हमने यार पवन सिंह के आप गाने सुनते हो तब तो बहुत बढ़िया है। आप जो ऑफिसर वहाँ पे कुछ बिहार के भी थे, तो बताइए नीतीश कुमार जी का काम आपको कैसा लगा? तो निश्चित रूप से सर बदलाव तो डेवलपमेंट में जहाँ से आया हूँ उस चीज़ के बारे में तो मैं बोलूँगा ही, हुआ डेवलपमेंट हुआ, गलत तो नहीं है। शिक्षा विभाग में भी परिवर्तन आया तो मैंने उस चीज़ को बहुत ही बेहतर तरीके से रखा था। और बिहार के होने के नाते सर वहाँ के कुछ ऑफिसर भी थे या अन्य बच्चे भी थे, वो सबसे ज़्यादा मुझ पर ही सबसे ज़्यादा ध्यान देते थे। ओके। और लगभग 27 तारीख का वह दिन था सर, जब सुबह 4 बजे हम लोगों को रेडी होकर के नीचे बुलाया गया एक बस में। 27 फरवरी नहीं, 27 जनवरी से। ओके। 27 जनवरी को मुझे हम लोगों को बुलाया गया। और जब मैं नीचे पहुंचा, हम लोग सभी बच्चे तो एक बस में बैठे और मन में उत्सुकता तो बहुत थी सर कि प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलने के लिए जा रहे हैं। तो जब वहाँ पर गए, जब जैसे समय बीत रहा है सर, एक्साइटमेंट लेवल और हाई होता है। कुछ लोगों से सुन रहे हैं कि पीएम सर आने वाले हैं और अंदर से लग रहा है कि हम क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, पीएम सर के साथ कैसे नमस्ते करेंगे, कैसे प्रणाम करेंगे, कैसी बात को बोले कि पीएम सर खुश हों। क्योंकि बड़े बड़े राजनेता जी दुनिया भर का पैसा खर्चा करने के बाद भी उनसे हाथ नहीं मिला पाते। जी राजनेता हो गए, आईएएस ऑफिसर हो गए, आईपीएस ऑफिसर हो गए, बड़े बड़े जिलाधिकारी हो गए, आयुक्त हो गए, ओके, ऑफिसर्स हो गए, बात समझ रहे हैं ना जी। ऐसा अब आप ऐसा छात्र वहाँ पे प्रतिनिधित्व करें बिहार का और आपको उनसे मिलने का मौका मिल रहा है, इसी बहुत बड़ी बात है। तो सर जब मैं वहाँ पर जैसे जैसे मतलब एक मिनट बीत रहा है वैसे वैसे
मतलब मन में उत्सुकता हर किसी की, वो केवल मेरे मन में ही नहीं सर, वहाँ पर जितने भी बच्चे थे सभी के मन में। मैं कभी कभी मजाक में बोलता था, अरे अरे देखो पीएम सर आ गए, तो सभी लोग भैया कहाँ पीएम सर आए हैं, बोले आ रहे हैं यार पीएम सर। तो मन में तो था, और वहाँ पे जितने भी थे ये चीज़ पूरा सीक्रेट था सर, क्योंकि उस समय चुनाव का वक्त था, दिल्ली में चुनाव का पूरा चल रहा था, तो ये चीज़ सब सीक्रेट था। और जब पीएम सर आए सर हम लोगों के बीच में, तो बिहार का सबसे प्रसिद्ध होता है तिल का लड्डू, तो वो अपने साथ लेकर के आए थे। अच्छा, वो पीएम सर लेकर आए? जी जी, पीएम सर लेकर के आए थे। और अपने हाथों से सर सभी बच्चों को वो दे रहे थे। पहले जब हम लोगों के बीच में आए तो एक बच्ची, एक लड़की थी, उससे उन्होंने कुछ मजाक किया, और एक कहते हैं उनके चेहरे की चमक कैसे थी सर? मेरा ऐसा मानना है कि चेहरा का मतलब एक देश का प्राइम मिनिस्टर जिस तरीके का होना चाहिए, नॉलेज से, पर्सनैलिटी से, क्वालिटी से, वो चीज़ पूरा उनमें था। ओके। एक टीवी में देखने का अलग अंदाज रहता था, लेकिन एक पास से देखना, हाथ में लाना, साथ में बैठना, ये बहुत महत्वपूर्ण है सर। अपने हाथों से वो सबको डिस्ट्रीब्यूट किए तिल का लड्डू, और सभी राज्यों के जो बच्चे आए थे, महाराष्ट्र से, असम से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, बिहार से, मैं भी था, तो जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तिल का लड्डू तो पूछ रहे थे कि आपके स्टेट में इस चीज़ को क्या कहते हैं, आपके स्टेट में इस चीज़ को क्या कहते हैं। तो मैंने भी कहा था सर कि इसको बिहार में तिल का लड्डू ही कहा जाता है, हम लोग मकर संक्रांति के दिन में ही इस चीज़ को खाते हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम लोगों को प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे, वो हेल्थ और डाइट पर काफ़ी ध्यान देते हैं। जी, तो वही चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें जो हेल्दी है। तो सर जब वहाँ पर आए तो उसके बाद उन्होंने लगभग आधे घंटे वो उन्होंने सभी बच्चों को पोषण के बारे में बताया कि हम लोगों को ये चीज़ करना चाहिए, ये खाना को इस समय करना चाहिए। किसानों के बारे में भी उन्होंने बताया था। उन्होंने कहा था कि जहाँ तक मैं किसानों को जानता हूँ कि किसान 7 से 8 बजे के बीच अपना भोजन ग्रहण करते हैं, और शाम को भोजन ग्रहण करने के बाद दिन भर खेतों में हल चलाते हैं, देश के लिए काम करते हैं वो लोग, ताकि देश की 140 करोड़ जनता है वो कभी भूखी ना सोए। तो देश के किसानों के बारे में भी उन्होंने बताया था सर, और मुझे गर्व हुआ सर कि हम लोग इस कृषि प्रधान देश में रहते हैं, कृषि प्रधान राज्य में भी रहते हैं, जहाँ 140 करोड़ जनता का भोजन का वहन देश के किसान दिन भर खेतों में खट करके, मजदूरी कर करके करते हैं, उस चीज़ को करते हैं। धूप नहीं देखते हैं, छाँव नहीं देखते हैं, भूख नहीं देखते हैं, प्यास नहीं देखते हैं, और उस काम को करते हैं। तो मुझे गर्व था कि मैं कृषि प्रधान स्टेट से भी आता हूँ और देश से भी आता हूँ। तो इसके बाद पीएम सर हम लोगों के साथ थोड़े दूर में हम लोगों का बैठने का व्यवस्था था, जहाँ हम लोगों को सवाल करना था। हम लोग गए तो पीएम सर ने कहा कि चलो भाई अब तुम लोग कैमरा सेटअप, कैमरा एंगल्स, कितने कैमरास थे? न्यूज़ वाला भी था वहाँ पे? नहीं, वो एडिटिंग जो कहता है ना, वो लोग कैमरास थे पीएम सर के ही। तो लगभग 36 कैमरा थे सर। 36 कैमरास थे ना? वही 36 कैमरा थे जो हर एक बच्चों को दिखाने के लिए कर रहे थे। और पीएम सर जब दूसरे नंबर पर मेरा प्रश्न पूछने का था, तो इससे पहले एक केरला की लड़की थी, उसने पीएम सर से सवाल भी किया था। पीएम सर ने कहा था कि केरला के लोग हिंदी बहुत कम बोलते हैं सर, ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं। तो वो लड़की कविता भी लिखती थी सर। और पीएम सर ने बोला कि आप कविता कहती हो तो आप कविता भी एक बताओ, सुनाओ मुझे कविता। क्योंकि भाई केरला आपका सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट। जी सर, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, या रोजगार के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में दक्षिण के राज्य आज आगे हैं। केरला भी सबसे आगे है सर। तो उस लड़की ने बहुत बताया, एक कविता भी उसने सुनाई थी। और जब मेरा बारी आया, मेरा समय आया, तो पीएम सर से मैंने बताया था कि सर मैं बिहार की उस जगह से आता हूँ जहाँ भगवान बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मैं बिहार के उस जगह से आता हूँ जो भगवान विष्णु की चरण स्थली धरती है। मैं बिहार के उस जगह से आता हूँ जहाँ एक तरफ फल्गु नदी है तो दूसरी तरफ माता सीता की पौराणिक कथाएं हैं। मैं बिहार के उस जगह से आता हूँ जो ज्ञान एवं मोक्ष की पावन धरती है।
मैं बिहार की उस जगह से आता हूँ जहाँ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए हर वर्ष यहाँ पर आया करते हैं। तो पीएम सर मेरी इस बात से थोड़ा अट्रैक्ट हुए और मैंने कहा कि मैं बिहार के गया ज़िले से आता हूँ सर, जिसका खुद का एक अपना इतिहास रहा है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, मैंने बोला जी सर। तो उन्होंने कहा कि और ये मैं मतलब गया ये जिले के उनके बारे में, सामने ये सारे मतलब बातें रख पाए, जी जी सर। उसमें हेजिटेशन नर्वसनेस नहीं हुआ? सर ऐसा जैसा कॉन्फिडेंस हमारे पास रखे वैसा कॉन्फिडेंस से पूरा रख लिए? सर जिस तरीके से पीएम सर अपने जैसा व्यवहार, जिस तरीके से अच्छा, हम तो वो अपने- कंफर्टेबल कर दिया जी, उन्होंने। जब वो पहली बार हम लोगों के बीच में आए थे तभी एक फैमिली मेंबर की तरह सर हम लोगों से बातें कर रहे थे। सर ऐसा है कि जब कोई व्यक्ति हमारे कंधे पर अगर हाथ रख देता है तो सारी हेजिटेशन गायब हो जाती है। वो चाहे देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, बात सही है। चाहे एक आम आदमी ही क्यों ना हो। तो उन्होंने क्या वैसे फेमिलियर हो गया, नर्वसनेस जी डाउन जी कर सर, दिया? उन्होंने पहले ही कहा था कि आप लोग नर्वस तो नहीं ना हो, आप लोग ये बिल्कुल मत समझना कि आप देश के प्रधानमंत्री के सामने खड़े हो। आप लोग एक समझो कि एक आम आदमी हो, एक पेरेंट्स के नहीं, एक पेरेंट्स यहाँ पर खड़ा है, आप लोगों को सवाल करना है बस। तो मेरा सवाल था कि सर आप काफ़ी लंबे समय से लीडरशिप के पद पर रहे हैं सर, आप देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल लीडर हैं सर। हम आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, वह 2-3 बातें जो हम बच्चों के लिए महत्वपूर्ण हो। तो पीएम सर ने कहा था, विराज बिहार का लड़का है और राजनीति के ऊपर सवाल ना करे तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। तो मेरे लिए गर्व था समय सर कि पीएम सर ने मेरा नाम तो लिया ही लिया, बिहार की भी तारीफ उन्होंने किया कि बिहार के लोग बहुत तेजस्वी होते हैं। और सर इसके ऊपर मेरा थोड़ा सा एक है कि बिहार के कुछ ऐसे मेरे भाई हैं जो नौजवान हैं जो सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, उन लोगों ने तेजस्वी शब्द को कुछ नेगेटिव तरीके से लिया था जब इसका प्रसारण हुआ था। तो कुछ सोशल मीडियाज़ हैं जैसे गया से हैं, गया से हो, जो चैनल्स चलाते हैं इंस्टाग्राम पर, उन लोगों ने भी मेरा चलाया था और आज भी है इंस्टाग्राम पर। जब उन्होंने चलाया था तो मैं जब देख रहा था कमेंट, तो कुछ लोगों ने उसमें कमेंट किया था कि मोदी जी ने बिहार के लोगों को तेजस्वी कहा, यानी कि बिहार के लोग बहुत ख़राब होते हैं। भाई उनका बोलने का नज़रिया देखो। ये तो गर्व का विषय है कि पहला कि उसने बिहार की अगर तारीफ़ की है, अगर बिहार का लड़का जाता है या बिहार का आदमी जाता है, अगर बिहार का तारीफ़ अगर मोदी जी नहीं करते हैं, फिर भी आप उनके ऊपर आप सवाल खड़ा करोगे कि मोदी जी ने बिहार के लोगों का मान सम्मान, कोई भी शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो आप उसको क्या कहते हैं, नेगेटिव तरीके से आप देखिएगा। तो इस चीज़ को मैंने इसलिए आपके माध्यम से कहा सर कि लोगों के बीच में एक संदेश जाए कि कोई भी हो, वह चाहे देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, किसी भी पार्टी का हो, भाई उसके नज़रिए को देखो, उसके सोच को देखो, वो क्या कहना चाहता है। सही बात है। बिहार के लोग इसलिए तेजस्वी होते हैं क्योंकि बिहार बहुत आगे रहा है प्राचीनतम काल से। पहला हमारी गणतंत्र कहानी बहुत ही पुरानी है। यहाँ पहला गणतंत्र वैशाली से ही मिला है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यहीं पे हुई है। ये माता सीता की धरती रही है और भी आर्यभट्ट जैसे विद्वानों की धरती रही है सर। तो इस हिसाब से उन्होंने ये इस चीज़ को कहा था। और मैं जब इस बात को कहा उन्होंने सर, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, लीडरशिप में मेरा प्रश्न था सर, तो उन्होंने इस बात को कहते हुए कहा था कि लीडरशिप का मतलब होता है विराज केवल राजनीति करना नहीं, केवल कुर्ता पजामा या कहते हैं अपने भाषा में सर उसको गमछी रख करके नेतागिरी करना ही नहीं, भाषण देना ही नहीं। एक लीडरशिप का असली अर्थ होता है सच्चा नेतृत्व करता, सभी लोगों को साथ में लेकर के चलना, वह चाहे किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो। जो व्यक्ति, जो नेता सभी लोगों को साथ में लेकर के चले, वही सबसे बढ़िया नेता होता है। बात सही। आज अगर हम सफाई के ऊपर, उन्होंने इस बात को भी कहा था सर कि आज अगर हम सफाई के ऊपर मैं बोलता हूँ, अगर मैं घर में ही अगर सफाई के बारे में ध्यान नहीं देता हूँ, बाहर उसका क्या फायदा। सही बात। तो इस चीज़ को आप अपने अंदर लीजिए। और एक इस चीज़ को उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से बताया और ये मेरे मन में बैठ चुका है सर। बहुत से जब इसका प्रसारण हुआ तो मैंने इस बात को, अपने इस सवाल को न्यूज़ चैनलों में भी बोला था कि लीडरशिप का मतलब केवल नेतागिरी करना ही नहीं है, कुर्ता पजामा पहनना ही नहीं है, बल्कि
सच्चा नेतृत्व करना होता है, समर्पित होना पड़ता है लोगों के बीच में, समाज के बीच में। तो इस चीज़ को पीएम सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से वो समझाया था सर। और भी कई बच्चों ने इस चीज़ को अपने अपने प्रश्न किए थे, अलग अलग स्टेट के बच्चे थे, सभी लोगों ने अपने प्रश्न पूछे थे। और लेकिन मैं समझता हूँ कि सर पीएम सर ने जितना मान सम्मान बिहार और बिहार के इस लड़के को दिया, मैं समझता हूँ सर कि औरों को भी दिया, ऐसा नहीं है सर, औरों को भी दिया और लेकिन आपको प्रायोरिटी पर रखा। लेकिन उन्होंने मुझे बिहार के होने के नाते अच्छे तरीके से समझाया भी, उतना मान सम्मान दिया भी, और बिहारी होने पर गर्व भी मुझे महसूस होने का सौभाग्य दिया। तो कभी ऐसा लगा कि उस वाले स्टेज पे पहुंचने के बाद एक ईगो आ गया हो अंदर से? सर मैं इससे कि भाई अब तो घमंड आ गया, अब तो भाई हम पीएम से मिल के आए। नहीं सर, बहुत लोगों ने इस चीज़ को समझा, मेरे दोस्तों ने भी इस चीज़ को देखा, विराज यार तुम तो पीएम सर से मिल करके आए, पीएम सर ने तुम्हारा नाम लिया, वो तो पूरा प्रचलित है, गर्व की बात है, अब तो यार तुम तो हमको भूल जाओगे। मैंने कहा कि यार जो विराज को तुमने 2-3 साल पहले देखा है वही विराज कुमार तुमको मिलेगा। मैं पहले भी नहीं बदला सर, घमंड किस बात का सर। मैं कोई बिजनेसमैन से मिलने या अन्य किसी चीज़ से पैसा कमाने के लिए नहीं गया था, मैं तो बिहार का प्रतिनिधित्व करने के लिए गया था, मुझे वो व्यवहार कमाने गया था। और ये तो मेरी काबिलियत थी सर कि मैंने वैसा प्रश्न किया और पीएम सर ने मुझे वैसा मान सम्मान। उन सारे बच्चों को क्या तुम अपने साइड से गाइडेंस देना चाहते हो या कुछ सजेशन देना चाहते हो जो काफ़ी सोशल मीडिया पे, OTT पे और इलीगल एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा इन्वॉल्व हैं? सर सोशल मीडिया आज का ये ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, AI का ज़माना है, ऑडियंस की तरफ। हाँ, AI का ज़माना है। तो मैं उन सभी लोगों से यही संदेश देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने इस देश के लिए, देश के लोगों के लिए या देश की आज़ादी के लिए या कुछ नया परिवर्तन लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए कुछ अच्छा किया है, तो उनको सबसे ज़्यादा उसको आप आगे बढ़ाइए। इसलिए आगे बढ़ाइए क्योंकि लोग उसके विचारों को जाने, उसके जो बदलाव लाने का तरीका है उसको जाने। ये जो छात्र हैं जो डाइवर्ट हो गए, वो उनके लिए क्या मैसेज है? सर उन लोगों से मेरा यही निवेदन रहेगा कि मेहनत करना, संघर्ष करना ये जीवन का नियम है सर, लेकिन आप खुद के अंदर की जो हुनर है, जो हौसला है, वो जज्बा है, ये बहुत मायने रखता है सर। अगर मैंने भी उस स्थान पर पहुंचा तो मैंने अपने उस अंदर के हुनर को बाहर निकाला, अंदर के उस हौसले और जज्बे को बाहर निकाला। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से, उन छात्रों से निवेदन है सर, आग्रह है कि अगर जीवन में सही सफलता अगर पानी है तो आपके अंदर जो हुनर है, उस हुनर को जब तक आप बाहर नहीं निकालिएगा सर, जीवन में कभी भी मैं समझता हूँ कि सफलता नहीं। तुम्हारा क्या विजन, आगे चल के नेता बनना है? सर मेरा उद्देश्य यही है सर, मेरे जीवन का उद्देश्य यही है कि मैं अपने जीवन को उन लोगों के प्रति समर्पित करना चाहता हूँ सर, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, जिनका इस दुनिया में कोई देखरेख करने वाला कोई नहीं। और ये चीज़ तभी संभव होगा सर जब हम एक नए बड़े बदलाव के लिए कुछ काम करेंगे। तो सर आज की जो राजनीतिक परिदृश्य है, मैं इसलिए राजनीति के ऊपर बात कर रहा हूँ सर क्योंकि हमारे दादाजी 1974 के छात्र आंदोलन के नेता रहे और उनका मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा प्रभाव मुझ पर पड़ता है, तो मैं सबसे ज़्यादा समय भी दादाजी के साथ देता हूँ। तो आज की जो राजनीतिक परिदृश्य है सर, राजनीति, आज के लोग राज करने के लिए नीति को अपनाते हैं। पहले के जो ज़माने के लोग थे सर, वो राज करने के लिए नीति नहीं अपनाते थे, किसानों के लिए, समाज के लिए बेहतर व्यवस्था लाने के लिए, कैसे सभी लोग सुखी रहें, इसके लिए काम करते थे। आज की राजनीति वैसी नहीं है सर। और आज का जो आने वाला ज़माना है सर, हम युवाओं का ज़माना है, आने वाला दिन है। तो मैं, अगर मुझे मौका मिला, भविष्य मैंने नहीं देखा है सर, और मैं क्या, किसी ने भी अपना भविष्य नहीं देखा है, लेकिन हर कोई अपने अपने हिसाब से उस भविष्य के हिसाब से रूपरेखा तैयार करता है। तो मेरा भी वो रूपरेखा तैयार है। तो अगर मुझे मौका मिला सर आने वाले भविष्य में, तो मैं सक्रिय राजनीति में भागीदारी लूँगा। इसलिए लूँगा क्योंकि मुझे बदलाव लाना है, तो इसी चीज़ से बदलाव आएगा। अगर सर आज अगर 10 लोग खराब हैं, अगर आप अकेला उस चीज़ को झेल रहे हैं, अगर आप अकेला बदलाव लाने के लिए झेल रहे हैं, तो कुछ लोग आपको बुराई करेंगे, हमारी बुराई करेंगे, लेकिन अगर हम उस बुराई से डर जाएंगे
तो फिर हमारी राजनीति यूं ही गंदी होती चली जाएगी सर। एग्जैक्टली। अगर राजनीति गंदी होगी सर तो ये देश में आने वाले हम लोगों का जो जमाना है, आज मैं देखता हूँ सर, सबसे महत्वपूर्ण बात है आज के जो हमारे नौजवान साथी भाई हैं, उन लोगों का सबसे बड़ा है कि हम राजनीति में आए, तुरंत हमको टिकट मिले, तुरंत चुनाव लड़ लें। भैया कोई ये नहीं चाहता है कि देश कैसे सुधरे, चुनाव लड़े और उसके बाद फिर ये नहीं देखता है कि देश कैसे सुधरेगा, ये नहीं देखता है कि अगर हम जहाँ से चुनाव लड़ेंगे हमको पार्टी टिकट देती है, पार्टी भी टिकट देती है काबिलियत के हिसाब से। पार्टी भी आज भले पैसे का ये ज़माना हो चुका है सर, पार्टी आज कोई भी पार्टी हो, मैं किसी पार्टी के ऊपर कटाक्ष नहीं करना चाहता हूँ सर, आज की जो पार्टी है वो नीति सिद्धांत से बहुत दूर हो चुकी है सर। जिसके पास पैसा है, जिसका बोलबाला है, उसी के पास टिकट है। और नौजवान साथी भी सोचते हैं कि हमारा बहुत बड़ा वर्चस्व हो जाए, ये जो हो जाए। भाई पहले वो चीज़ तो देखो, पहले छोटे से मैं एकाएक मेरे विरासत, कुछ लोग कहते हैं सर कि आपके तो दादाजी की विरासत है, मैं समझता हूँ कि मेरे दादाजी की विरासत मेरे लिए नहीं है, वो उनकी विरासत है। आप अब बोलने वाले के तो मुंह में रोक नहीं सकता हूँ सर, जिसका जो कहना है वो कहे, लेकिन मैं अपने दादाजी की विरासत क्यों लूँ सर? मुझे खुद काम करना है। दादाजी ने अपने जीवन में जो किया वो किया, और जितना बढ़िया काम करना था उन्होंने किया। अब मेरा वक्त आया है, हमको लोगों को जागरूक करना है सर। चुनाव लड़ना ये सब चीज़ बहुत दूर की बात है, हमको बदलाव लाना है। अब बदलाव के प्रति काम करना स्टार्ट कर दिए उन लोगों के लिए सर जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सर, क्योंकि अगर मेरे जैसे व्यक्ति का उनमें अगर भविष्य सुधारने में अगर मेरा भूमिका रहता है सर, तो मेरे लिए गर्व की बात है सर कि अगर मेरे वजह से उनके चेहरे पर मुस्कान आता है, किसी का भविष्य सुधरता है, किसी को खुशी होता है सर मेरे उस काम से, तो मैं वह काम क्यों ना करूं सर। मेरा यही उद्देश्य रहता है। एक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के पास थे विराज, तो कहता ना कि एक स्पेशल मोमेंट होगा वहाँ पे, कुछ जहाँ पे कुछ स्पेशल मोमेंट अटैचमेंट करने का मतलब हुआ होगा, एक मोमेंट आया होगा अटैचमेंट वाला। तो उस वाला अटैचमेंट मोमेंट में क्या कुछ स्पेशल था सर? जब शूटिंग करने के बाद जब ये कार्यक्रम समाप्त हुआ, जब पीएम सर हम लोगों के साथ बैठ कर के जब नाश्ता कर रहे थे, तो पीएम सर के बगल में ही मैं बैठा था। तो पीएम सर ने मुझे बोला, विराज, जीवन में अगर तुम किसी भी काम को करना, लेकिन वह काम अच्छा होना चाहिए। जीवन में तुम किसी भी काम को करना तो पूरे मेहनत के साथ, पूरी जिम्मेदारी पूर्वक, पूरे लगन के साथ, पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ और पूरे निष्ठा के साथ करना। इसलिए करना, और वह काम केवल तुम अपने लिए ही नहीं करना, अपने खुद के फायदों के लिए ही नहीं करना, बल्कि वह काम उन सभी लोगों के लिए करना जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, देखरेख करने वाला कोई नहीं है। वही सेम देश के लिए बातें वो बोल रहे दादाजी बोले थे। जी सर, उन्होंने कहा था। अब किस सोच के हिसाब से उन्होंने सर मुझे इस बात को बताया, तो दादाजी की बातें टैली कर रही है यहाँ पे। तो उस समय मेरे मन में आया कि पीएम सर इस बात को बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे अंदर उस चीज़ को देखा है, और मेरा ये सबसे ज़्यादा प्रयास रहता है सर। और मैंने कहा भी सर को, पीएम सर को, मैं जब वो कर रहे थे सर, पूरी बात मैं बताना चाहता हूँ। पीएम सर ने कहा कि वह काम केवल अपने लिए ही, अपने तक ही सीमित मत रखना, ऐसा काम करना जिससे सभी लोगों को फ़ायदा पहुँचे। ऐसा नहीं है कि तुम खुद घाटा में चले जाओ और लोगों को नहीं। अगर तुम कुछ करना चाहते हो जीवन में, तो सभी लोगों के लिए सोच करके चलना, केवल खुद के लिए मत करना वह काम। और मेरा यही उद्देश्य रहता है सर। अगर मैं खुद एक रोटी खाता हूँ, अगर मेरे सामने किसी का प्लेट खाली है सर, तो मैं आधा रोटी उसको देता हूँ। अगर 2 लोग बैठे हैं तो उसमें भी मैं डिवाइड करता हूँ, ताकि मैं आधा। ये जो बातें बता रहे हो विराज, ये सही में इम्प्लीमेंटेशन हो पाते हैं? जी सर, ये धरातल पे आ पाता है? जी सर। आप हमारे घर में किसी भी मेरे परिवार के सदस्य या हमारे जितने भी जो सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जिन लोगों के साथ मेरा संबंध रहा है सर, उन लोगों से आप जो लोग देखेंगे इस चैनल को, वो लोग बखूबी इस चीज़ को समझेंगे। और मेरी नहीं बल्कि एक शहर की एक प्रसिद्ध संस्था है सर, जो हर साल, जिसका नाम नगर विकास परिषद है सर, वो ईद मिलन समारोह और होली मिलन समारोह करती है हर वर्ष टावर चौक के पास, गांधी चौक के पास। वो ठीक गांधी जी की प्रतिमा के ठीक ही सामने ही वो कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, और उसमें मैं बढ़ चढ़ के भूमिका निभाता हूँ।
इसलिए निभाता हूँ सर क्योंकि मैं सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखता हूँ। सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी संप्रदाय के लोग। सर हमारा भारत जब किसी धर्म को नहीं मानता है, सभी धर्मों को साथ में लेकर के चलता है। हमारी भारत की सभ्यता संस्कृति हमें सिखाती है सर सभी लोगों को साथ में लेकर के चलना, सभी लोगों का आदर करना, और हम भारत के नागरिक हैं सर। हमारा ये प्रथम कर्तव्य बनता है एक भारतीय होने के नाते कि भारत की जो सभ्यता संस्कृति हमें सिखाती है उस चीज़ के ऊपर हम लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा और उस चीज़ को अपनाना होगा। और मैं सर शुरू से और अभी तक और अपने जीवन के अंतिम क्षण तक भारत की जो सभ्यता संस्कृति है उस चीज़ को मैं निश्चित रूप से निभाने का काम करूँगा। और जो कार्यक्रम होता है सर उसमें केवल एक धर्म ईद मिलन होता है तो केवल मुसलमान, इस शहर के मुसलमान लोग ही शामिल नहीं होते हैं सर, बल्कि इस संस्था में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। सभी लोग सर एक साथ बैठते हैं और सभी लोग ईद मिलन समारोह के अवसर पर अपने अपने बातों को रखते हैं कि सर्वधर्म समभाव रखिए, जो लोग बुरा नफरत फैला रहे हो उसको मिटाइए, प्रेम की भावना को बढ़ाइए। होली मिलन समारोह भी हम लोग करते हैं सर, एक दूसरे के रंग लगाते हैं, बड़े हम लोगों से बड़े हैं, पैरों पर अबीर देते हैं, अबीर दीजिए, गले मिलिए। इससे सीखने का भी मौका मिलता है सर, संस्कार मिलता है जी। इसमें भी मैं बढ़ चढ़ करके भूमिका निभाता हूँ। विराज, एक युवा के नाते या एक युवा नेता होने के नाते आप टेक्नोलॉजी को और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को कैसा भूमिका मानते हैं अपने लाइफ में? सर आज का ये युग, जैसा कि मैंने पहले कहा, ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है। ये सर बदलाव, परिवर्तन ये संसार का नियम है सर। आज अगर हम उस काम को कर रहे हैं तो आज से पहले लोग उस चीज़ को कर चुके हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, परिवर्तन होते रहना चाहिए। इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था सर, जय जवान जय किसान। उनके बाद एक परिवर्तन आया, उनके बाद एक नारा आया। इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नारा दिया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो जिस उनके ज़माना जय जवान जय किसान, यानी कि उनका ज़माना किसानों के साथ था, उस समय टेक्नोलॉजी नहीं था। लेकिन बदलाव लाना था अटल बिहारी वाजपेयी जी को, उन्होंने भी बदलाव लाया। राजीव गांधी जी ने भी शुरुआत उन्होंने की थी और उनके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस चीज़ को लाया। तो सर इस चीज़ को अगर मेरे नज़रिए से देखा जाए तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज अगर हम, विज्ञान हमारे लिए वरदान भी है सर और अभिशाप भी है। ये हमारा और आपका नज़रिया होना चाहिए कि हम उस चीज़ को कैसे देखें। हम फ़ोन चलाते हैं, रील्स देखते हैं, तो कुछ अच्छी चीज़ें भी आती हैं और कुछ ख़राब चीज़ें भी आती हैं, लेकिन हमारा या आपका नज़रिया बनता है कि आप किस चीज़ को किस नज़रिए से देख रहे हैं। आप उस चीज़ को गलत चीज़ों को आप बाहर फेंक रहे हैं कि आप अच्छे चीज़ों को रख रहे हैं। एग्जैक्टली ये मायने होना चाहिए सर। कोई भी चीज़ खराब नहीं होता है सर। आज अगर हम इस कप में पी रहे हैं पानी या जूस, तो ये हमारे लिए उपयोगी भी है। अगर ये गिलास टूट जाए और टूट करके इसके अंदर चला जाए, हम लोग ध्यान नहीं दें और इसके अंदर जो कांच है वो बिना देखे हम लोग पी लें, तो जब यहाँ पर आएगा तो हम लोगों को ऐसा एहसास होगा कि नहीं हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो यही चीज़ है सर, कोई भी युग है, चाहे टेक्नोलॉजी का युग है या आने वाले समय में किसी का भी युग है, हमको जागरूक रहना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहते हैं विराज, हमारे चैनल को, स्पॉटलाइट चैट विद विनीत को? सर मैं हमारे चैनल के बारे में कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं थोड़ी बहुत कविता भी लिखता हूँ सर। अच्छा। तो उसी कविता में मैंने एक कविता लिखी है सर कि ज़िंदगी के सफ़र में गिरना पड़ता है, दिन हो या रात चलना पड़ता है, सपने तो देखते हैं आसमान छूने के, कि सपने तो देखते हैं आसमान छूने के, पर मिट्टी से मिलने का फ़न सीखना पड़ता है। हौसले टूटते हैं, रास्ते छूटते हैं, हौसले टूटते हैं, रास्ते छूटते हैं, पर हर पल जीने का जज्बा रखना पड़ता है। और कामयाबी के दरवाजे खुद नहीं खुलते हैं, कामयाबी के दरवाजे खुद नहीं खुलते हैं, हर एक ताले को तोड़ना पड़ता है और उन तालों को तोड़ने के लिए मजबूती के साथ संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष जीवन का एक सबसे बड़ा महत्व है और मैं अपने जीवन के एक एक पल को, एक एक समय को, एक एक मिनट को बहुत ही संघर्ष के साथ देखता हूं सर, क्योंकि वक्त कहता है सर
कि आज हम अगर वक्त की कदर नहीं करेंगे तो कल वक्त हमारी कदर नहीं करेगा। आज अगर हम वक्त की कदर करेंगे तो कल वक्त कदर हमारी करेगा। वक्त कहता है सर कि मैं फिर कल कभी ना आऊँगा, अब तुझे ना रुलाऊंगा, जीना है तो इस पल को जी ले, फिर कल कहीं हम हो ना हो। आज जो चल रहा है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, भविष्य की रूपरेखाएं तैयार कीजिए। ये बहुत कम लोग होते हैं जिनका भविष्य साथ देता है सर। तो सभी लोगों से मेरा इस चैनल के माध्यम से यही आग्रह रहेगा कि जीवन मानव के सबसे बड़ा साधन है, संसाधन है। आप जितना ज़्यादा संघर्ष कीजिएगा, जितना ज़्यादा मेहनत कीजिएगा, सफलता उतने आपके कदमों में आकर के गिरेगी। तो गाइस ये थे विराज, युवा नेता, और काफ़ी इनकी स्टोरी काफ़ी इंस्पायरिंग थी। हमारे स्पॉटलाइट चैट विद विनीत में मैं उन इंस्पायरिंग स्टोरी को लेकर आता हूं और आपके बीच मोटिवेट करने की कोशिश करता हूं। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं विनीत मिलूंगा फिर आपसे फिर एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।